and welcome to the 21st lecture of our laws of motion discussion. पिछले क्लास में हम लोग स्प्रिंग क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लिए थे। स्प्रिंग के दो पैरामीटर के बारे में चर्चा किए थे। पहला उसका नेचुरल लेंथ जो कि मैन्युफैक्चरर हमें बना के देता है, दूसरा इसका स्टीफनेस जिसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, के से लिखते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट के से लिखते हैं, वो गेट बंद कर दीजिएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट के से लिखते हैं। अब देखिए अगर स्प्रिंग इस तरह से रखा हुआ है, ये मान लीजिए सीलिंग है और इस तरह से फ्लोर पर ये मान लीजिए एक वॉल है और ये फ्लोर पर एक ब्लॉक रख दें, ब्लॉक का मास m है, ये स्प्रिंग है और अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है। मतलब इस स्प्रिंग को ना ही हमने खींचा है, ना ही हमने कंप्रेस किया, ना ही इलोंगेट किया है, ना ही कंप्रेस किया है। स्प्रिंग का जो लेंथ मैन्युफैक्चरर हमें बना के देता है उसी लेंथ पर है। तो इस लेंथ पर ये जो स्प्रिंग है कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। ये जो स्प्रिंग है अभी कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, नो स्प्रिंग फोर्स। तो जब कोई स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर होता है तब वो कोई फोर्स नहीं लगाता। ये स्प्रिंग फोर्स कब लगाएगा? जब इस स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ को हम लोग डिस्टर्ब करें। मान लीजिए हमने इस ब्लॉक को यहां से खींच करके यहां ला दिया, ठीक है? तो अब इस स्प्रिंग का लेंथ कितना हो गया? L. L is the final length of the string, final length of the spring. ये लेंथ कितने से बढ़ गया है? नेचुरल लेंथ से कितना इंक्रीज किया है? तो इसे इतना इंक्रीज किया, इसको x कहते हैं। और x कितना होगा? L minus L0. And this is called elongation. This is called elongation in spring. स्प्रिंग अब इतने से इलोंगेट कर लिया, ठीक? अब ये जो स्प्रिंग है इस ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा किधर की तरफ? तो आप सोचिए कि अगर इस स्प्रिंग को खींच करके ब्लॉक यहां रखें और ब्लॉक को छोड़ दें तो किधर की तरफ फोर्स लगेगा? किधर जाएगा ये ब्लॉक? इधर की तरफ चला जाएगा, तो इस पर फोर्स लगाएगा। आगे से हम लोग याद रखेंगे कि अगर स्प्रिंग इलोंगेट होता है तो स्प्रिंग फोर्स अपने तरफ लगाता है, स्प्रिंग के तरफ फोर्स लगता है और ये फोर्स होता है K इंटू एक्स। K इंटू एक्स हम लोग हमेशा स्प्रिंग फोर्स इधर लिखा करेंगे F इज इक्वल्स टू K इंटू एक्स और ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। कुछ बुक्स में इस फोर्स को ऐसे भी लिखा रहता है, फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस K इंटू एक्स। ये चीज और ये चीज दोनों एक ही चीज है। ये बता रहा है कि फोर्स और एक्स दोनों नेगेटिव साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए एक्स हम लोग इधर इलोंगेट किए थे तो एक्स का डायरेक्शन कहेंगे तो ये होगा, तो एक्स का डायरेक्शन ये है। देखिए फोर्स का डायरेक्शन इधर है, दोनों अपोजिट है कि नहीं? और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? kx। तो हम लोग हमेशा ये वाला लिखा करेंगे, मैग्नीट्यूड पे फोर्स होगा kx और डायरेक्शन लिख दिया करेंगे कि हम लोग हमेशा डायग्रामेट्रिकली बनाते हैं। ये होता है स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स कब लगता है? जब स्प्रिंग को खींच दे या फिर स्प्रिंग को कंप्रेस कर दे। अगर इसमें ब्लॉक को कंप्रेस कर दूं, मतलब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाए ब्लॉक के हेल्प से, तो देखिए अब ये सिचुएशन ऐसा दिखेगा। ये नेचुरल लेंथ था, अब इस स्प्रिंग का फाइनल लेंथ L1 जो है वो इतना है, ओरिजिनल लेंथ L0 इतना था। मतलब अब ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। देखिए x, ये इसको कंप्रेशन कहेंगे, ये x जो कि कंप्रेशन है, ये कितना होगा? L0 माइनस L1, मतलब नेचुरल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ, इसको हम लोग कंप्रेशन कहेंगे। अब अगर इस ब्लॉक को, ये स्प्रिंग को यहां कंप्रेस करके छोड़ दिए तो ब्लॉक किधर जाएगा? इधर। मतलब अब ये स्प्रिंग फोर्स इस पर ऐसे लगाएगा इधर। देखिए अब x के अपोजिट, x इधर है, फोर्स इधर लग रहा है और ये फोर्स कितना होता है? kx। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? kx, x के अपोजिट। तो आगे से हम लोग ये याद रखेंगे कि अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस किए ना तो स्प्रिंग अपने से दूर फोर्स लगाता है, kx। स्प्रिंग अगर इलोंगेट हुआ है तो अपनी तरफ खींचता है, स्प्रिंग अगर कंप्रेस हुआ है तो अपने से दूर भगाता है।
सीलिंग में एक स्प्रिंग बंधा हुआ है और इससे एक ब्लॉक टांग है, ठीक है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अगर मैं पूछूं कि बताओ ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे रहेगा कि इलोंगेटेड रहेगा या कंप्रेस्ड रहेगा, तो आप बता सकते हैं। ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस कहता है कि ये स्प्रिंग है, ब्लॉक इसमें टांग देंगे तो इस स्प्रिंग का लेंथ बढ़ जाएगा, मतलब ये स्प्रिंग अभी क्या है, इलोंगेटेड है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आप इस ब्लॉक का एफपीडी बनाएंगे तो इस ब्लॉक का वेट mg नीचे लगेगा। अब ये ब्लॉक रुका हुआ है, तो रुका होने के लिए यहां पर फोर्स ऊपर ही लगना चाहिए, तभी तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा। मतलब ये जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा kx, वो अपने तरफ लगा रहा है। तो स्प्रिंग अपने तरफ फोर्स कब लगाता है, देखो स्प्रिंग की तरफ फोर्स लगा कब लगाता है, जब इलोंगेटेड हो। मतलब ये स्प्रिंग इलोंगेटेड है। कितना इलोंगेटेड, अगर ये पूछे, यही सवाल है। फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग, फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो अभी ये ब्लॉक रुका हुआ है, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, तो kx इज इक्वल्स टू mg, तो x इज इक्वल्स टू mg बाय इतना इलोंगेशन होगा इस स्प्रिंग में। इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये सीलिंग है और ये जो सीलिंग है वो एक एलिवेटर का सीलिंग है। ये एक एलिवेटर है जो कि ऊपर की तरफ A से एक्सलेट कर रहा है। ये एक एलिवेटर है, लिफ्ट है, और इस सीलिंग से एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक बना हुआ है m मास का। तो आपको बताना है कितना इलोंगेशन होगा। फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग। इस स्प्रिंग में अब कितना इलोंगेशन होगा वो बताना है। देखिए मान लीजिए ग्राउंड पे बैठा आदमी है जो ये सारी चीजों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। सो वो ऑब्जर्वर क्या बनाएगा, एफपीडी बनाएगा इस ब्लॉक का। तो यहाँ में कितने फोर्स होते हैं, 4, एक तो mg, एक तो नॉर्मल, एक तो टेंशन और एक तो फ्रिक्शन। ये 4 फोर्स बनेगा, mg, नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन। इसका वेट mg नीचे लगेगा, इस पर टेंशन नहीं लगेगा क्योंकि ये किसी धागे से बना हुआ नहीं है। नॉर्मल नहीं लगेगा, किसी सरफेस से कांटेक्ट नहीं है। स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर kx के बराबर। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, kx। अब अगर ये आदमी देख रहा है तो ये ऑब्जर्वर क्या कहेगा, ये ब्लॉक रुका हुआ है कि आगे चल रहा है, ऊपर चल रहा है इसे। ऑब्वियसली बात है ये ऊपर चल रहा है इसे, तो ये ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है इसे, तो ये आदमी क्या इक्वेशन लिखेगा, ऊपर की तरफ फोर्स kx माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ma। तो kx इज इक्वल्स टू m इनटू g प्लस a implies x is equals to m into g plus a by k। बहुत आसान है, बस सिंपल सा। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, kx होता है। स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो स्प्रिंग फोर्स kx उसके तरफ लगेगा, अगर कंप्रेस्ड है तो उससे दूर लगेगा। k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन रहेगा। x क्या होता है, इलोंगेशन या कंप्रेशन। एक बात मैं यहां पे और बता रहा हूं, लेकिन इस बात का यूज वर्क पावर एनर्जी में पड़ेगा कि जब स्प्रिंग इलोंगेट या कंप्रेस्ड रहता है, जब नेचुरल लेंथ पे रहता है, तब कोई फोर्स नहीं लगाता, नो स्प्रिंग फोर्स। और इस केस में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, नो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, नो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, लेकिन जब नेचुरल लेंथ पे रहता है तब नहीं, तब कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। जब इलोंगेटेड या कंप्रेस्ड रहता है, then it has potential energy, and this potential energy is equals to half kx square। ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर के बराबर होता है। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आगे वर्क पावर एनर्जी में इसको प्रूव भी करेंगे, अभी बस ये याद रखना है, ठीक। पहले इसको लिखिए, फिर हम लोग HCV के सवाल करेंगे जो स्प्रिंग फोर्स के बच गए थे। प्लीज नोट इट डाउन। अब हम लोग HCV का 2 क्वेश्चन करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इसी दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सेम ही कॉन्सेप्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे है, HCV क्वेश्चन नंबर 17।
देखिए पढ़ रहे हैं सवाल, कह रहा है अ मास ऑफ ब्लॉक 2 kg, तो ये जो मास है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 kg, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K 100 न्यूटन पर मीटर। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट K है कितना है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है भाई। व्हाट इज द इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, इस स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना होगा, तो x का वैल्यू नहीं निकाल सकते, m हो गया 2, g का वैल्यू 10 और k का वैल्यू 100, तो 20/100 मतलब 0.2 मीटर, इतना इलोंगेशन होगा। इसी में एक पार्ट और है, इफ नाउ अनदर 1 kg इज एडेड टू द ब्लॉक व्हाट विल बी द फर्दर इलोंगेशन, मतलब और एक्स्ट्रा कितना इलोंगेशन हो जाएगा। अगर 1 kg और ऐड कर दे तब मास कितना हो जाएगा 3 kg, तब इलोंगेशन कितना होगा, यहां मैं लिख रहा हूं, इफ 1 kg एक्स्ट्रा मास is added then, तब इलोंगेशन x क्या लिखेंगे mg, तो 30/100 मतलब 0.3 मीटर, तो पहले से इलोंगेशन 0.2 मीटर था, अब कितना हो गया 0.3 मीटर, तो एक्स्ट्रा इलोंगेशन कितना हुआ, माइनस कर दीजिए दोनों को, तो 0.1 मीटर, दिस इज द एक्स्ट्रा इलोंगेशन, ये आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो इसी पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 एचसीबी का कह रहा है सपोज द सीलिंग इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम में, ऑफ एन एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब बताइए इलोंगेशन कितना होगा। मतलब फिर से दो केस, पहले केस में मास आप 2 kg लेंगे, फिर 3 kg लेकर, तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए, x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, मास 2 इंटू जी का वैल्यू 10 प्लस 2 12/100, तो 24/100 मतलब 0.24 मीटर। इफ 1 kg मास इज एडेड, इफ 1 kg मास इज एडेड तब कितना हो जाएगा x, 3 इंटू 12/100 मतलब 0.36 मीटर, तो एक्स्ट्रा इलोंगेशन कितना हो जाएगा, extra elongation will be 0.12 मीटर, ठीक है। इस दोनों सवाल को आप लिख लीजिए सवाल के साथ। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, इसका नाम है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम लोग कोई चीज का वेट मेजर कर सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस आप लोग देखे होंगे, कभी सिलेंडर के भराने वगैरह गए होंगे, गैस सिलेंडर भराने, तो उसको वो सिलेंडर वाला है ना, वो ऐसे करके हुक से उठाता है, तो स्प्रिंग बैलेंस वो मेजर कर सकता है वेट। लेकिन स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग होता है ना, जो रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस का, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग होता है वो बेसिकली स्प्रिंग फोर्स होता है, जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वही वो रीड करता है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो स्प्रिंग बैलेंस कुछ ऐसा दिखता है, अब देखो ये वो सिलेंडर आप लगा दिए इसमें, इसके हुक में फंसा दिए, और कोई आदमी होगा जो इसको पकड़ा हुआ होगा, ये मान लेते एक आदमी है, और ये आदमी इस ब्लॉक को इस स्प्रिंग बैलेंस की मदद से खींच रहा है, ठीक है। तो अगर इस ब्लॉक का एक बीडी बना है तो इस ब्लॉक का वेट mg नीचे रहेगा, और ये स्प्रिंग, इस पर स्प्रिंग फोर्स ऊपर रहेगा kx। अब अगर इस स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग बैलेंस का एक बीडी बना है तो देखो इस पर एक फोर्स नीचे लगेगा, सेम इक्वल एंड पॉइंट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स kx। अब ये स्प्रिंग भी तो रुका हुआ है, तो मैन भी इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स kx। लुक एट दिस, गौर से देखिए, ये जो स्प्रिंग बैलेंस का स्प्रिंग है
इस पर दोनों तरफ नेट फोर्स हमेशा सेम होता है, दोनों तरफ नेट फोर्स हमेशा सेम होता है। और अगर हम इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग पूछे, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, तो वो इसी स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। अगर इसका वेट मान लो, मास मान लो 10 केजी है, तो mg हो गया 100 न्यूटन, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगाना पड़ेगा 100 न्यूटन, तभी तो ये ब्लॉक रुका रहेगा। तो ये स्प्रिंग फोर्स हो गया 100 न्यूटन, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है 100 न्यूटन। तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग जीरो नहीं कहेंगे, दोनों साइड 100 लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है। इस स्प्रिंग पर नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स ऑन स्प्रिंग ये जीरो है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स कितना है 100। स्प्रिंग फोर्स लग रहा है क्योंकि ये स्प्रिंग इलोंगेटेड है, ये स्प्रिंग को आप खींचे हुए, ब्लॉक लगा हुआ है, तो ये स्प्रिंग खिंचा हुआ है, नेचुरल लेंथ पे नहीं है। स्प्रिंग फोर्स जीरो कब होता है, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे हो। ये स्प्रिंग खिंचा हुआ है, इसलिए स्प्रिंग फोर्स है कितना है 100 न्यूटन। स्प्रिंग पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है, स्प्रिंग पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है, इसलिए जीरो होता है क्योंकि स्प्रिंग मासलेस होता है। और नेट फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास ही जीरो है तो नेट फोर्स हमेशा क्या होगा जीरो। स्प्रिंग इज मासलेस, स्प्रिंग का कोई मास नहीं होता इसलिए, ठीक है। नेट फोर्स हमेशा जीरो, मतलब जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर, तो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स जीरो नहीं है। अगर हम स्प्रिंग फोर्स पूछें तो कहेंगे 100 न्यूटन, दोनों में से कोई एक। स्प्रिंग फोर्स कितना है 100 न्यूटन, रीडिंग पूछेंगे तो 100 न्यूटन, लेकिन फिर से वही बात कि रीडिंग में 10 से डिवाइड कर दिया था ताकि मास पता चले। तो 100 मतलब Fs बाय G, मतलब 100 बाय 10, 10 kg, या इसी को 10 kgf भी लिखा जा सकता है कभी कभी। 10 kgf मतलब 10 kg का फोर्स, मतलब 10 kg पर अर्थ कितना फोर्स लगाएगा, मतलब 10 kg इंटू जी का वैल्यू 10, 9.8 भी ले सकते हैं, हम 10 लेके कैलकुलेट करते हैं। एक बार फिर से समझिए स्प्रिंग बैलेंस के बारे में। इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं स्प्रिंग बैलेंस के बारे में समझाता हूं। ये देखिए दो ब्लॉक है, इधर 3 kg इधर 3 kg, और ये एक स्प्रिंग बैलेंस है। यहां पर इस स्प्रिंग बैलेंस का स्प्रिंग कांस्टेंट K है 100 न्यूटन पर मीटर, और आपसे मैं पूछ रहा हूं फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग, फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग। इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इस ब्लॉक का एफबीडी बनाइए, इसका वेट 30 न्यूटन नीचे, इस वाले धागे में भी टेंशन 30 न्यूटन, क्योंकि ये ब्लॉक रुका हुआ है, तो यहां पर टेंशन 30 इधर। इस वाले ब्लॉक का वेट 30 न्यूटन नीचे, इसका भी 30 ऊपर, यहां 30 इधर। देखिए स्प्रिंग पर दोनों साइड फोर्स हमेशा बराबर होना चाहिए, 30-30 है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब इस स्प्रिंग में फोर्स कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ऑन स्प्रिंग जीरो, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। अगर मैं पूछूं कि यहां स्प्रिंग फोर्स कितना है, तो कहेंगे आप 30 न्यूटन, कितना होगा 30 न्यूटन, और यही स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो इसका रीडिंग होगा, दिस विल बी द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। सो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग स्प्रिंग फोर्स के बराबर होता है 30 न्यूटन, या उसमें 10 से डिवाइड करें तो 3 kg वो रीड करेगा। आपसे इलोंगेशन पूछा है, तो स्प्रिंग फोर्स कितने के बराबर होता है kx, तो x कितना हो जाएगा 30 बाई k कितना है 100.3। तो स्प्रिंग पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। अगर हम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करें और क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे, देखिए ये टेबल है, ये एक पुली, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है,
इधर एक ब्लॉक है, ये 4 केजी का है, और इधर जो ब्लॉक है वो 6 केजी का है। ठीक है, ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है 100 न्यूटन पर मीटर, और आपसे पूछना है कि बताइए इस स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना है। देखिए ये सिस्टम रुका हुआ है क्योंकि 3 kg इक्वल मास था। क्या ये सिस्टम रुका रहेगा? कहेंगे नहीं, ये सिस्टम मूव करेगा। ये ब्लॉक नीचे जाएगा A से, और ये देखो सेमी से कनेक्टेड है, इसलिए ये ब्लॉक ऊपर जाएगा A से। ये सिस्टम एटवुड मशीन नहीं है, लेकिन एटवुड मशीन के ही जैसा है, दोनों ब्लॉक का एक्सेशन सेम है। इसका वेट 60 न्यूटन नीचे लगेगा, इसका वेट 40 न्यूटन नीचे लगेगा। ये एक्सेलेरेशन कितना होगा? ये फोर्स सपोर्टिंग, ये फोर्स अपोजिंग। 60 क्योंकि एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में है, ये 40 क्योंकि एक्सेलेरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 20, 60 - 40 बाय टोटल मास 4 + 6 10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर यहां पे पूछा टेंशन कितना होगा इस वाले धागे में, तो निकाल सकते हैं। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए इक्वेशन? 60 - T = 6 है। A वैल्यू 2 है तो T 12 हो गया, तो T हो जाएगा 48 न्यूटन। मतलब यहां पे स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा? 48 न्यूटन स्प्रिंग पर फोर्स। आप इसके लिए लिखो, ये भी उतना ही आएगा। देखो इसको T डैश मान लेते हैं, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना, तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? T डैश - 40 = 4 है। 4 × A का वैल्यू 2 है तो 8 हो जाएगा। T डैश के लिए कितना हो जाएगा? 48 न्यूटन। ये भी देखिए सेम आ गया, तो इस पे देखिए 48 न्यूटन। मतलब ये जो स्प्रिंग है उस पर देखो नेट फोर्स अभी भी 0 है, तो इलोंगेशन कितना हो जाएगा? इलोंगेशन होता है स्प्रिंग फोर्स, कितना लिखेंगे? 48/K 100 0.48 मीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो व्हाट वी डिस्कस्ड, स्प्रिंग बैलेंस। व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस? व्हिच मेजर्स द वेट एंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज ऑलवेज द स्प्रिंग फोर्स। इसकी वैल्यू जितनी है उतना ही स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग होगा। स्प्रिंग पर नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, दोनों एंड पर फोर्स बराबर लगता है, नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, और स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू वन ऑफ द फोर्स। वन ऑफ द एंड पे जो फोर्स लगा है वही स्प्रिंग फोर्स होता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू K × X। उस X से हम लोग इलोंगेशन निकाल सकते हैं। Then we discussed the two examples. In this case, the system was at rest. तब स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग निकाले, elongation निकाले, and in this case the system was accelerating। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, पहले इसको देखिए, वो एनसीबी का सवाल होगा। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ये है क्वेश्चन नंबर 16 एचसीबी का। ठीक है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है कि ये इस तरह से एक एलिवेटर है, और ये जो एलिवेटर है, ये एलिवेटर जो है ये ऊपर एक्सलेट कर रहा है G/10 से, इसका एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, और इसमें एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है। इसमें एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, और इस स्प्रिंग बैलेंस से एक पुली लगा हुआ है, और इस पुली के साथ 2 ब्लॉक अटैच हैं। एक ब्लॉक का मास 1.5 kg है, और दूसरे ब्लॉक का मास 3 kg है। और आपसे पूछा गया है कि बताइए इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा। फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो अगर आपको याद आ रहा है तो हमने आपको एक बात बताया था कि देखो ये पुली क्या है, एक्सलेट कर सकता है। देखो इनफैक्ट ये पुली एक्सलेट कर रहा है। ये सिस्टम अगर ऊपर जा रहा है ए से, तो ये पुली भी ऊपर जा रहा है ए से। तो अगर यहां का कोई आदमी बैठा हुआ हो तो वो देख के क्या कहेगा कि ये जो पुली है ऊपर एक्सलेट कर रहा है ए से। अब याद कीजिए, एक्सलेटिंग पुली 2 ब्लॉक बना हुआ है, तो क्या सिखाया था मैंने? एक्सलेटिंग पुली समेत दोनों ब्लॉक को आप किडनैप कर लीजिए, और किडनैप करके इस सिस्टम का इक्विवेलेंट मास लिख लीजिए, m इक्विवेलेंट।
उसका फॉर्मूला क्या बताए थे, 4m1m2 बाय m1 प्लस m2। सो सी दिस इज द यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, जो आप पीछे पढ़े उसको यूज करते हैं और एट द मोमेंट वो स्ट्राइक करे आपके माइंड में। 4 इंटू m1 1.5, m2 3 अपॉन टोटल मास 4.5। तो देखिए 4.5 कट गया, ये कितना हो गया 4 kg। अब इस सिस्टम को हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि ये एलिवेटर है और इस एलिवेटर में एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास 4 kg है। पूरा सिस्टम का मास तो 4 kg हो गया और ये ऊपर एक्सलेट कर रहा है कितने से, g/10 से। एक आदमी यहां बैठा हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, मतलब इस स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो ये आदमी इस ब्लॉक का क्या एफईडी बनाएगा, इसका वेट 40 न्यूटन नीचे दिखाएगा, जी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 4g लिख देते हैं इसको, 4g न्यूटन नीचे लगेगा और स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा Fs। स्प्रिंग फोर्स को kx की जगह Fs भी लिख सकते हैं। और ये आदमी क्या कहेगा कि ये जो ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है g/10 से। तो क्या इक्वेशन लिखेगा इसके लिए, ऊपर की तरफ फोर्स Fs माइनस नीचे की तरफ फोर्स 4g इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन 4g/10। तो Fs कितना हो जाएगा, इस 4g को उधर भेज दीजिए तो 44g/10 मतलब 4.4g, 4.4g। और जो स्प्रिंग फोर्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। उसी को क्या बोलते हैं, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना हो जाएगा 4.4g और g का वैल्यू अगर हम लोग 10 ले लें तो 44 न्यूटन, 9.8 ले लेंगे तो कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आसान क्वेश्चंस मिलते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग का और बच गया था स्प्रिंग फोर्स का, वो था क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये सवाल भी एचसीबी का बच गया था, इस सवाल को भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सवाल में क्या है कि इस तरह से ये एक सपोर्ट है और इधर भी एक सपोर्ट है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है और ये दो स्प्रिंग से बंधा हुआ है। इधर भी एक स्प्रिंग है K1 और इधर भी एक स्प्रिंग है K2 और इनिशियली both strings are at natural length। Initially both springs are at natural length। Initially both springs are at natural length, मतलब दोनों नेचुरल लेंथ पर है, मतलब कोई फोर्स नहीं लगाएगा। अब कह रहा है कि if the block is displaced x and released, what will be its initial acceleration। मान लीजिए इस ब्लॉक को अगर हम लोग x से डिस्प्लेस कर दे, इधर x से इधर डिस्प्लेस कर दे तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, सोच के देखिए। इस ब्लॉक को अगर x से डिस्प्लेस कर दिए इधर तो ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो गया कि इलॉन्गेटेड, कंप्रेस्ड, बोलो ठीक। ये ब्लॉक से इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिए तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, तो ये जो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया x से कंप्रेस हो गया, ये स्प्रिंग जो इधर साइड कंप्रेस होके है, ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे किधर फोर्स लगाएगा, जब स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो वो ब्लॉक पर फोर्स अपने से दूर लगाता है, तो ठीक ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे फोर्स इधर लगाएगा, कितना, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 into x। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब बताओ जब ये ब्लॉक को इधर किए तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ कि इलॉन्गेटेड, इलॉन्गेटेड, इस स्प्रिंग का लेंथ बढ़ गया तो इधर वाला जो स्प्रिंग है वो इलॉन्गेट करके बैठा हुआ है। अब इस स्प्रिंग से पूछिए, ये स्प्रिंग अगर इलॉन्गेटेड है तो ये स्प्रिंग ब्लॉक पे किधर फोर्स लगाएगा, इलॉन्गेटेड स्प्रिंग अपनी तरफ लगाता है, तो ये स्प्रिंग भी इस ब्लॉक पर इधर ही फोर्स लगाएगा, कितना, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 into x। कंफ्यूज्ड, डोंट बी। सी अगर आपको दोनों सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है ना तो आप किसी एक स्प्रिंग को कंसीडर कीजिए, आप इस K1 को भूल जाइए, K2 को देखो, तो K2 को कंप्रेस हुआ है, आप सिर्फ K2 को सोचिए, अगर ब्लॉक से K2 को कंप्रेस करेंगे और छोड़ेंगे तो ब्लॉक किधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब ये फोर्स इधर आएगा। अब इस वाले स्प्रिंग को छोड़ दीजिए,
ये ब्लॉक अगर इधर खींचोगे तो ये स्प्रिंग इसको किधर खींचेगा, इधर ही ना खींचेगा, तो इधर ही खींचेगा। तो नेट फोर्स इस ब्लॉक पर इधर लग रहा है कितना, दोनों का सम K1 प्लस K2 इंटू एक्स है ना, K1 प्लस K2 इंटू एक्स। नेट फोर्स जो होता है इस ब्लॉक का मास इंटू एक्सलेशन, तो एक्सलेशन कितना हो जाएगा K1 प्लस K2 इंटू एक्स बाय मास m। दिस विल बी द एक्सलेशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सलेशन। इसी के साथ स्प्रिंग फोर्स का जो बेसिक क्वेश्चन है वो कर लिए हम लोग, जो एचसीवी में था। 2-3 सवाल हम और करवाएंगे अगले लेक्चर में, जो कि एडवांस लेवल क्वेश्चन होगा। लेकिन आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है। वो होमवर्क ये है कि आप लोगों को एचसीवी का वर्कड आउट एग्जांपल्स वो करके रखना है, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक। सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।